साथियों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस के इस ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म पर और मैं शैलेंद्र यादव एक बार फिर से आपके समक्ष आया हूँ नया टॉपिक लेकर के। तो आज हम आंसर राइटिंग की सीरीज़ में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? कारण इसका ये है क्योंकि जितना भी हमारा सरकारी तंत्र है, जितनी भी हमारी जीडीपी को लेकर के, राष्ट्रीय आय को लेकर के जो आंकड़े आते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो सरकारी आंकड़े होते हैं। और सरकारी आंकड़े और सरकारी क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था का जो पार्ट होता है, वो प्रश्न पूछने वाले के मन में सबसे ज़्यादा वो उसका इंटरेस्ट वाला एरिया होता है, तो इससे कोई क्वेश्चन वो पूछता है। तो इसी सीरीज में हम 3 नंबर के क्वेश्चन जो पिछली बार आए हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन जो पिछली बार आए हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो राष्ट्रीय आय, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, 3 नंबर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको आपको डील कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बहुत आसान शब्दों में इसको समझा देना कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत मतलब फैक्टर प्राइस पर, साधन लागत को फैक्टर प्राइस या लागत मूल्य कहते हैं। तो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, ठीक है, और उत्पादन को जोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या मिल जाती है? हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो यहाँ पे एक आप एक चीज और जोड़ सकते हो, फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र जोड़ सकते हो इसमें। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी प्रचलित कीमतों पर हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय हुई है उसमें से हमें टैक्स घटा देना है और उत्पादन को जोड़ देना। ये होता है तरीका इस फॉर्मूले को यूज करने का, ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में एक और प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि रियल नेशनल इनकम, 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, मतलब उसकी करेंसी जो है कम ज़्यादा होती रहती है, रुपया गिरता रहता है डॉलर की अपेक्षा। तो इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी के लिए किसी आधार वर्ष के सापेक्ष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। मतलब इसमें एक आधार वर्ष, एक बेस ईयर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उस बेस ईयर के हिसाब से हम कीमतों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसको आधार बना करके वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? प्रति व्यक्ति आय। सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय। तो इसके बारे में बहुत विस्तार से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो हमें इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत होगी। तो जब हम राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो उससे क्या निकल आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। प्रति व्यक्ति आय दो तरह की होती है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की गणना, प्रचलित कीमतें मतलब जो मार्केट रेट पे चल रहा है, मार्केट रेट पर हम क्या निकाल रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं। और दूसरी प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या होता है? स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, जिन कीमतों पर ज्यादा बदलाव नहीं होता, ठीक है। तो स्थिर कीमतें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये दो तरह से इसको कैलकुलेट किया था, यानी कि मार्केट प्राइस पर और फैक्टर प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर और फैक्टर प्राइस पर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसी तरह से जीडीपी की भी गणना होती है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। अब व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत क्या होती है? एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय व्यक्तिगत आय कहलाती है, पर्सनल इनकम, ठीक है। एक वर्ष में जितनी भी आप चीजें कमाते हो उसे हम व्यक्तिगत आय के संदर्भ में देखते हैं। इसमें क्या क्या जोड़ेंगे आप? राष्ट्रीय आय, धन अंतरण भुगतान माइनस निगम कर, ये सारी चीजें आप इसमें जो है जोड़ निगम कर को तो हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी सारी चीजें अंतरण भुगतान और राष्ट्रीय आय जुड़ जाएगा। अवतरित लाभ माइनस कर देंगे और सामाजिक सुरक्षा को जो हम अनुदान देते हैं, जो सब्सिडी देते हैं, वो भी हम क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। अब बात करेंगे हम जो 3 नंबर में अन्य जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, वो है व्यय योग्य आय, यानी कि खर्च करने वाली आय, व्यय करने वाली आय। तो प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त जो आय करता है, ठीक है, तो उसको वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाता। कुछ उसके टैक्स में चले जाते हैं, कुछ यहाँ वहाँ के खर्चे में चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसको व्यय नहीं कर पाता। तो वह आय जो कर देने के बाद हमारे पास बचती है और जिसको हम खर्च करते हैं टैक्स देने के बाद,
है ना, बिलों का भुगतान करने के बाद, वो आय हमारी वास्तविक आय कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं व्यय योग्य राशि या व्यय योग्य आय। बहुत सामान्य सी परिभाषा है, इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप इसको 3 नंबर में लिख करके आ जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जीडीपी क्या होती है। जीडीपी मतलब होता है किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है उसका योग जो होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी इतना कॉमन टॉपिक है, 2017-18 के बाद जब ये जीएसटी आया भारत में, तो जीएसटी हर स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्जाम में काफ़ी पूछा गया। तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर अगला प्रश्न जो है शामिल किया है, इससे जुड़े प्रश्न हम पढ़ेंगे, इससे जुड़े टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी एक एकीकृत कर है, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। सर्विसेज पे भी लगेगा और कमोडिटी पे भी लगेगा, गुड्स पे भी लगेगा। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक सिस्टम डेवलप होगा, एकीकृत इंटीग्रेटेड। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। सब्स्यूम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया, उनकी जगह दूसरी चीज़ें आ गई। एक्साइज ड्यूटी, सेवा सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में क्या कर दिए हमने, समाहित कर दिए, मिला दिए। वन टैक्स वन नेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के हम इसको लाए थे। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। अब इसकी जरूरत क्यों हुई? भारत का वर्तमान कर ढांचा जो है बहुत ही जटिल था, कॉम्प्लेक्स था। पता ही नहीं था लोगों को कि हमें किस चीज़ पर टैक्स देना चाहिए, किस चीज़ पर टैक्स नहीं देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में अलग अलग तरह के जो टैक्स जो होते थे उसको सुधारने के लिए इसको हम लाए, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था में काफ़ी जो जो पहले जटिल हुआ करते थे उसमें बहुत सुधार हो गए। कंपनियों को, छोटे व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों को पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसको हमने आसान बनाने की कोशिश की। वी हैव ट्राई टू मेक इट सिंपल। अब जीएसटी की मुख्य बातें क्या है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जीएसटी की मुख्य बातें क्या है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी की मुख्य बातें अगर मैं बात करूं आपसे, तो जीएसटी केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा। क्या करेगा? एकीकृत करेगा अप्रत्यक्ष करों को, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाएगा। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे, मतलब इनकम टैक्स जीएसटी के थ्रू आप नहीं दे सकते। इनकम टैक्स तो आपको आरटीआर फिल करना पड़ेगा, वो ही आपको देना पड़ेगा वहां से। जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो जाएगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत और उसकी कीमत में गिरावट आएगी, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो एक जीएसटी को इस संदर्भ में समझिए कि एक दूसरा आर्थिक सुधार है। उदारीकरण के बाद भारतीय कर व्यवस्था में ये दूसरा आर्थिक सुधार के रूप में इसको लिया गया। खैर, इसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी चुनौतियां सरकार को फेस करनी पड़ी। अभी स्टेट अपना कंपनसेशन मांग रहे हैं तो सरकार दे नहीं पा रही है, वो बात की बात है। लेकिन जब ये लाया गया था तो ये बात कही गई थी कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को, कर व्यवस्था को सुधार कर रख देगा और ये एक मूलभूत परिवर्तन ला कर के पूरी इकोनॉमी को बदल कर रखने की इसमें क्षमता रहेगी। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी 2 स्तर पर लगेगा। सीजीएसटी यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल जीएसटी लगेगा। एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु और सेवा कर लगेगा, है ना। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकारों को प्राप्त होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी लगेगा, यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगेगा। मतलब जीएसटी के 3 प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये आपको लिख कर के आना है एग्जाम में। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार को, दूसरा हिस्सा वस्तु और सेवा कर का उपयोग करने वाले राज्य सरकार को दिया जाएगा। मतलब आईजीएसटी में जो पैसा अर्न होगा वो दोनों में बटेगा। व्यावसायिक खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी की इनपुट क्रेडिट से ले सकेंगे हम, इनपुट क्रेडिट उसका ले सकेंगे जिनका उपयोग वे बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। तो एक नई प्रणाली है कि इनपुट क्रेडिट उपभोक्ताओं को मिलेगा।
सीजीएसटी की इनपुट क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी व सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान, एसजीएसटी की क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी व आईजीएसटी के आउटपुट के टैक्स के भुगतान और आईजीएसटी का क्रेडिट का उपयोग आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के भुगतान में किया जा सकता है। यानी कि आपने अगर डबल टैक्स दे दिया तो उसका आपको क्रेडिट रिटर्न मिल जाएगा, आप जब रिटर्न भरेंगे और उसका इस्तेमाल आप अन्य तरह के टैक्स देने में कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कर प्रणाली जो है बहुत ही बड़े रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी, हमारे पूरे टैक्स सिस्टम को सुधार कर रख देगी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देगी। जीएसटी के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा जिनकी वर्ष भर में जो कुल बिक्री जो हुई है उसका उसका जो मूल्य होगा वो उसका एक निश्चित मूल्य होगा, उस निश्चित मूल्य में उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वास्तविक जीएसटी में व्यवसायियों को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे, जिसमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है। तो ये है जीएसटी के बारे में कुछ विस्तार से जो हमने पढ़ा। इसी पूरे व्याख्यान को, इस पूरे लेक्चर को जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको मैंने यहाँ पर लिख करके दिया है इंग्लिश में, आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो राष्ट्रीय आय के बारे में जो है हम अभी पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन से जुड़ा ये मुद्दा होता है, नेशनल इनकम का मुद्दा होता है। परिभाषा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम में पूछते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताइए, 10 पॉइंट लिखिए। तो आज़ादी के बाद 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानंद थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। राष्ट्रीय आय, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक वर्ष के अंदर वस्तुओं सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट में। राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है कुल उत्पादन, समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय के ढांचा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, बचत एवं निवेश इत्यादि से संबंधित जो चीजें होती है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लेते हैं उनको। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना जाता है। राष्ट्रीय आय भारत में एक अनुमान जो लगाने का काम जो किया था, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का सबसे पहले काम जो इसने किया था वो हमारे दादा भाई नौरोजी थे। 1868 में इन्होंने ये प्रयास किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने के तरीके बताए। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय जो जाता है वो जाता है प्रोफेसर BKRV राव को। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली को अपनाया, आय गणना प्रणाली के साथ इसको यूज किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में इसको उन्होंने विस्तार से समझाया। प्रेजेंटली अगर वर्तमान समय की मैं बात करूं तो भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। अब इसको NSSO के साथ मर्ज करने की बात हो रही थी। इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के वार्षिक विवरण को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। तो कभी कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, और 14 उप क्षेत्रों में इसको बांटा है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि, वानिकी, मछली पालन, खान पान, ये क्षेत्र आते हैं खान पान से जुड़े। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा आदि की सेवाएं इसमें आती हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है भारत में तो उनको 3 विधियों के माध्यम से करते हैं हम गणना उनकी। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोग गणना विधि। उत्पादन मतलब कितना उत्पादन हुआ एक वर्ष में, उनके मूल्य के आधार पर हम उत्पादन गणना विधि का इस्तेमाल करते हैं। आय गणना विधि क्या होती है? विभिन्न क्षेत्रों में कमाई गई आय को हम इसमें आधार बनाते हैं। और तीसरा जो विधि है हमारे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वो है व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उपभोग और कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है। इन दोनों का योग जो होता है वो राष्ट्रीय आय में दिखाया जाता है। तो जितना खर्चा हुआ हमारा वो भी इसमें इंक्लूड होता है। कुल बचत का अनुमान लगाते हैं, कुल कंजप्शन कितना हुआ वो इसमें हम डालते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत का, इसके अनुमान को
लगाने का एक महत्वपूर्ण जो उसका कार्य है यही है। आय का अनुमान इसके द्वारा लगाया जाता है। ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, 3 नंबर के हिसाब से, 6 नंबर के हिसाब से, 15 नंबर के हिसाब से। इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये है राष्ट्रीय आय से जुड़े हमारे चैप्टर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको अभी हमने पढ़ा। इनको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो अगले टॉपिक्स में हम इससे जुड़े और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।